Hi guys, today I am teaching you the Specific Relief Act 1963, which is divided into three parts. The first part is regarding preliminary. So it is come under section 1 to 4. इस चैप्टर में डेफिनेशंस दी है और ये द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होता है, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर छोड़ के. द नेक्स्ट पार्ट इज स्पेसिफिक रिलीफ. सो व्हाट इज मीन बाय द स्पेसिफिक रिलीफ? स्पेसिफिक रिलीफ मीन्स रेयर कंफर्टनेस और असामान्य सहायता. किसी का नुकसान हुआ है तो उसका नुकसान जो भर के देता है और जिसकी भरपाई की जाती है उसे स्पेसिफिक रिलीफ कहते हैं. सो इट इज डिवाइडेड इनटू फर्दर chapter. So the first chapter is recovering possession of property. So how to recover the possession of property? It is come under section 5 to 8. अगर आपकी प्रॉपर्टी किसी ने कब्जा किया है तो उस प्रॉपर्टी को आप कैसे रिकवर कर सकते हो और आपका लॉस आप कैसे वापस ले सकते हैं. सो these are come under this section. The next chapter is also divided into 6 points, which is first one is specific performance of contracts, which is come under section 9. So the Specific Relief Act 1963 ये जो है इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत आता है. सो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, कुछ पार्टी ऐसी होती है और कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जिसे परफॉर्म करना ही चाहिए और विदाउट परफॉर्मेंस उसका लॉस नहीं भरा जा सकता. सो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा करना जिसे कहते हैं वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में आता है. द नेक्स्ट वन इज कॉन्ट्रैक्ट विच कैन बी स्पेसिफिकली एनफोर्स like as a right of purchaser, which is come under section 10 to 13. So suppose कुछ राइट्स होते हैं जैसे कि परचेसर का राइज होता है, which is contracts can be specifically enforced. उसका एनफोर्समेंट होना बहुत ज़रूरी होता है. किसी परचेसर ने अगर कोई चीज़ परचेस की हो और वो डैमेज हुई हो तो उसे वो चीज़ एक्सचेंज करके देना चाहिए. सो ये दिस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर कम अंडर दिस सेक्शन. द नेक्स्ट वन इज थर्ड वन, कॉन्ट्रैक्ट्स विच कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स, विच इज कम अंडर सेक्शन 14. सो कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं उसे स्पेसिफिकली एनफोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, वो सेक्शन 14 में दिया गया है. द नेक्स्ट वन इज पर्सन्स फॉर अगेंस्ट होम कॉन्ट्रैक्ट्स में भी स्पेसिफिकली एनफोर्स. कोई व्यक्ति होता है जिसके अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली एनफोर्स करना चाहिए, जैसे पार्टीज. थर्ड पार्टी डज नॉट इंटरफेयर इन दिस कॉन्ट्रैक्ट. जो टू पार्टीज होती है, फर्स्ट पार्टी विच इज सफर्ड फ्रॉम लॉस, जिसका लॉस हुआ है वो पार्टी जिसकी वजह से लॉस हुआ है उस पार्टी से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग सकती है और वो आता है सेक्शन 50 से 19 तक. द फिफ्थ वन इज डिस्क्रिएशन एंड पावर ऑफ कोर्ट्स. डिस्क्रिएशन मीन्स जजमेंट. द पावर ऑफ कोर्ट, how to use in this section, which is come under section 20 to 24. कोर्ट हमें कुछ ऑर्डर देती है कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करो, उसे स्टे करो. वेरियस पावर्स हैव गिवन टू द कोर्ट्स. सो दीज आर कम अंडर दिस सेक्शन. द नेक्स्ट वन इज एनफोर्समेंट ऑफ आवर्स एंड डिस्क्रिएशन टू एग्जीक्यूट सेटलमेंट, विच इज कम अंडर सेक्शन 25. Enforcement of powers means the opinion of a court and directions to execute settlement. कोर्ट के जो ओपिनियन होते हैं और वो जो आज्ञा देता है हाउ टू सेटल द मैटर
which is come under section 25. The next chapter is chapter 3rd, which is rectification of instruments, which is come under section 26. रेक्टिफिकेशन मीन्स सुधार लाना उस इंस्ट्रूमेंट्स में. इंस्ट्रूमेंट मीन्स करारनामा. जो हमारा करार होता है उसमें कुछ त्रुटि होती है जो सुधारनी चाहिए. कुछ क्लॉज होते हैं, कुछ ऐड करना होता है, कुछ रिमूव करना होता है. जो भी उसमें कमी होती है वो पूरी की जाती है. वो आता है सेक्शन 26 में, विच इज रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट. द नेक्स्ट वन इज चैप्टर 4, विच इज रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. सो इसका मतलब है करार का छुटकारा, करार से छुटकारा पाना, विच इज कम अंडर सेक्शन 27 to 30. जैसे कि कुछ करार होते हैं, लीज और सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, लाइक एज अल्टरनेटिव प्रेयर. कुछ लीज की हुई जमीन होती है, वो लीज हमें छोड़ना है और वो करार हमें खत्म करना है. सो ये इसमें आता है. So next one is chapter 5, cancellation of instrument, which is come under section 31 to 33. Cancellation of instrument means कुछ करारनामा रद्द किए जाते हैं. जैसे उसमें भी दो पार्ट होते हैं. कुछ करार हाफ पार्शियली मीन्स कुछ क्लॉजेस उसमें कैंसिल किए जाते हैं और फुल्ली टोटली होली विच इज कैंसिल ऑफ इंस्ट्रूमेंट. सपोज कुछ क्लॉज होते हैं जो नेसेसरी नहीं होते और जो लॉस रिकवर कर सकते हैं. सो दीज आर कम अंडर दिस सेक्शन 31 to 33. द नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर 6, विच इज डिक्लेरेटरी डिक्री. जो घोषणा पत्र आता है जो कोर्ट का, वो इस सेक्शन में आता है, जैसे कि सेक्शन 34 से 35 तक. द नेक्स्ट वन इज पार्ट 3, विच इज प्रिवेंटिव रिलीफ. प्रिवेंट मीन्स टू प्रिवेंट, टू स्टॉप डूइंग समथिंग. कुछ रुकवाना होता है. अगर कोई व्यक्ति अपने राइट्स का उल्लंघन कर रही है तो उसमें कुछ हुक्म दिया जाता है टू प्रिवेंट और टू स्टॉप डूइंग दिस थिंग्स, विच इज कम अंडर दिस सेक्शन और दिस चैप्टर और पार्ट, विच इज कंसिडर 2 chapter, which is chapter 7, that is injunction generally come under section 36 to 37. Injunction means हुक्म होता है. Injunction means to stop. जो कुछ करना है उसे रोक दिया, उसे कहते हैं injunctions, which is divided into 2 parts, permanent injunction and temporary. Temporary means कुछ समय के लिए. सपोज कोई बिल्डिंग बांध रहा है और उसका काम शुरू हुआ है, लेकिन कोर्ट टेम्पररी इंजंक्शन देता है. तो व्हाट इज मीन बिहाइंड दिस? द थिंग इज दैट टू स्टॉप डूइंग दिस. जब कोर्ट का इंजंक्शन आता है टेम्पररी वाला, तो जो काम है वो वहीं पे रुकवा देना चाहिए. वो आता है टेम्पररी इंजंक्शन में. और परमानेंट इंजंक्शन, सो कोर्ट कुछ आदेश देता है परमानेंटली, यू कैन नॉट बिल्ड एनी फ्लोर अबव दिस बिल्डिंग. इसका मतलब है कि आप उसके आगे कुछ नहीं कर सकते. कोर्ट ने अगर परमानेंट इंजंक्शन दिया है तो आप इसे यहीं पर रुकवा सकते हैं, इसके आगे कुछ काम नहीं कर सकते. द नेक्स्ट वन इज चैप्टर 8, which is perpetual injunction, which is come under section 38 to 44. It means जो कुछ कायम forbidden by the court, वो ऑलरेडी उसमें मनाही की जाती है. कोर्ट का जो आदेश आता है वो आता है कि आप इसे परमानेंटली स्टॉप कर दीजिए, which is come under section 38. The next one is mandatory injunction, which is mandatory means what? It means compulsory injunction. So I will give you in one example, that is A is a doctor of B and A will check up to B and he says after his checkup he asks for his fees. B refused to giving his fees and the A will stated that I will say
everywhere that is you are a HIV positive. So B is going to the court. The first court, what is do? The court is doing that firstly B to give the A's fees, and then next to disclose your reports. So the first one is perpetual injunction and the second one is mandatory. और दूसरा एक उदाहरण है, ए और बी दोनों का घर नज़दीक होता है और बी एक दिन अचानक से एक की साइड में जो बीच वाला रास्ता आता है उसमें एक दीवार खड़ी कर देता है, और जब ये दीवार खड़ी होती है तो ए को वहाँ से आने जाने में तकलीफ होती है। तो ये कोर्ट में बी के अगेंस्ट केस फाइल करता है। जो बिल्डिंग और जो वॉल जो दीवार है वो जो कंस्ट्रक्ट कर रहा है उसे वहीं पे स्टॉप करे। जो उसे वहीं पे स्टॉप करने वाला जो इंजंक्शन होता है वो परपेचुअल वाला होता है, और उसके जो बिल्डिंग है उसे डिमोलिश करो, उसे खत्म कर दो, वो जो आता है वो मैंडेटरी में आता है। जो मैंडेटरी इंजंक्शन है वो पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव दोनों में आता है। द थर्ड वन इज डैमेजेस इन लाइव्स ऑफ और इन एडिशन टू इंजंक्शन। सो अगर किसी का डैमेज हुआ है उसमें कुछ ऐड करना है, और डैमेजेस ऑफ इन अ प्लेस और इन एडिशन कुछ ऐड करना है उसका लॉस भरने के लिए, वो आता है इन अ पॉजिटिव वे विच इज कम अंडर सेक्शन 40। द नेक्स्ट वन इज इंजंक्शन टू परफॉर्म अ नेगेटिव कवेनेंट। जो प्रतिज्ञा पत्र होता है जो कोर्ट का दिया जाता है उसका कई बार नेगेटिव परफॉर्मेंस भी लिखा होता है, उसे वो जो आता है वो आता है सेक्शन 42 में। सो कोर्ट गिव्स टू टाइप्स ऑफ injunction, positive as well as negative, to do something or to not to do something. So it is come under the chapter specific relief act 1963. So guys, follow me, please subscribe me and like.